हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दीपा कौशिक बीए सेकेंड ईयर के राजस्थान हिस्ट्री के पेपर में आज आपको राजपूत सहयोग की नीति के विषय में बताऊंगी। और राजपूत सहयोग की नीति में हम बीकानेर के रायसिंह का जिक्र अपने पहले लेक्चर में भी कर चुके हैं और सेकंड लेक्चर अभी हमारा इसी के कंटिन्यूएशन में है, तो उसमें हम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि राव कल्याणमल के पुत्र रायसिंह जो थे, उन्होंने 1574 ईस्वी में बीकानेर की गद्दी पर अकबर ने उन्हें बैठाया और उन्होंने महाराजा धिराज की उपाधि धारण की। इनसे पूर्व जो राठौर राजा थे वो राव के नाम से जाने जाते थे, लेकिन रायसिंह जो थे उन्होंने बीकानेर का शासन संभालने के पश्चात एक पराक्रमी सेना नायक के रूप में और एक कुशल व योग्य प्रशासक के रूप में, साथ ही अकबर की विजय नीति में अकबर जो राजनीतिक सर्वोच्चता स्थापित करना चाहता था, उस विजय नीति में अकबर को समय समय पर अपने कार्यों से, अपनी सेवाओं से सहयोग प्रदान किया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रायसिंह जो थे एक पराक्रमी सेना नायक थे और उन्होंने अपनी विजयों के द्वारा मुगलों को सहयोग प्रदान किया। इससे पूर्व वाले लेक्चर में हमने देखा था कि अकबर ने उन्हें जोधपुर का प्रशासक नियुक्त कर दिया था और गुजरात अभियान में भी अकबर ने उनकी सहायता ली थी और साथ ही रायसिंह ने सिरोही, जालौर और चंद्रसेन आदि को परास्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काबुल, कंधार व अफगानिस्तान में भी रायसिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1581 ईस्वी में अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हाकिम, जो कि काबुल के उस समय शासक थे, वो अकबर के समीपवर्ती क्षेत्रों पर अधिकार करना चाहते थे। साथ ही जो सीमावर्ती क्षेत्र थे उनमें बंगाल और बिहार में अफगान विद्रोही जो थे वो ज्यादा शक्तिशाली हो गए थे, जिसका परिणाम ये हुआ कि वो मिर्जा हाकिम को पंजाब आने का आमंत्रण दे रहे थे। जब मिर्जा हाकिम पंजाब आने के लिए सोच रहे थे, उस समय प्रारंभ में उनका मुकाबला मानसिंह के साथ हुआ, जिसमें उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। लेकिन कुछ समय पश्चात 1581 ईस्वी में फरवरी में उन्होंने पुनः पंजाब प्रांत की ओर अपना प्रयाण किया। दूसरी तरफ अकबर को ये अंदाज था कि मिर्जा हाकिम एक बार पंजाब की तरफ अवश्य आएंगे, तो वो सेना सहित वहां पर पहुंचे। और जब मिर्जा हाकिम को ये पता चला कि अकबर यहाँ पर आ चुके हैं, तो उन्होंने वो वापस काबुल को चले गए। लेकिन कुछ समय पश्चात वो फिर मुगल सेना का सामना करने और अपनी विजय नीति को आगे बढ़ाने के लिए पंजाब क्षेत्र में आए। तब उनका जो सामना था वो रायसिंह के साथ हुआ और रायसिंह जो थे, रायसिंह इस समय जो आमेर के कछवा राजपूत सैनिक थे उनका सहयोग कर रहे थे। 30 जुलाई 1581 को काबुल के शासक मिर्जा हाकिम को रायसिंह की सेना ने उन पर आक्रमण किया और उन्हें परास्त किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि 10 अगस्त 1581 को अकबर काबुल में आए और उन्होंने काबुल के किले में प्रवेश किया और साथ ही
मिर्जा हाकिम जो थे उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। तो ये जो मिर्जा हाकिम को परास्त करने का कार्य था, इसके लिए अकबर ने राय सिंह की प्रशंसा की और उन्हें बहुत प्रसन्नता का अनुभव। अब हम इसके बाद देखते हैं कि राय सिंह द्वारा राव सुरतार को सशर्त सहायता देना। काबुल विजय के पश्चात पंजाब के प्रांतों पर जब मुगलों का अधिकार हो गया तो अकबर ने राज सिंह को सोरठ की ओर बढ़ने का आदेश दिया। इसी बीच सिरोही के राजा राव सुरतार जो थे उन्होंने राय सिंह के सामने ये प्रस्ताव रखा कि कुछ विद्रोही अमीर जो हैं उन्हें परेशान कर रहे हैं, तो राय सिंह उनका सहयोग किया। राय सिंह ने भी मौका देखकर उनके सामने ये शर्त रखी कि वो सहायता देने के लिए तैयार हैं, लेकिन यदि राव सुरतार के साथ अभियान में उनकी विजय होती है तो राव सिरोही का आधा क्षेत्र जो है, आधा राज्य जो है, वो मुगलों को दे दें। राव सुरतार इसके लिए तैयार हो गए और बाद में राय सिंह को ने अकबर को इस बात की सूचना दी कि सिरोही का आधे राज्य पर उनका अधिकार हो गया है। ये अकबर के लिए एक महत्वपूर्ण, सिरोही पर अधिकार होना अकबर का एक महत्वपूर्ण आधार बन गया राजपूत राज्य। इसके पश्चात हम देखते हैं कि 1582 ईस्वी में बंगाल के विद्रोहियों की शक्ति भी काफी बढ़ गई थी और वे समय समय पर मुगल सेना के लिए चुनौती प्रस्तुत कर रहे थे। राजा टोडरमल के नेतृत्व में और उससे भी पूर्व अन्य सेना नायकों के नेतृत्व में अकबर ने उनके विरुद्ध सेना भेजी, लेकिन वो जो मुगल सेना थी वो सफल नहीं हो पाई। अतः उड़ीसा के अफगानों का ने कतलू खां के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया और इस समय वहां के जो उड़ीसा के सूबेदार थे वो खाने आजम थे। उन्होंने अकबर से अन्य मतलब अधिक सेना भेजने की सहायता के लिए कहा। अकबर इस बात के लिए राजी हो गए। उन्होंने राय सिंह को वहां पर खाने आजम की सहायता के लिए भेजा और उनके दोनों के प्रयासों से खाने आजम परास्त हुए और अन्य विद्रोहियों का दमन करने तथा शांति व व्यवस्था स्थापित करने में राय सिंह जी थे समर्थ। इसके पश्चात हम देखते हैं कि 1585 ईस्वी में बलूची सरदार जो थे वो समय समय पर विद्रोह कर रहे थे। ऐसे समय में अकबर ने एक बार पुनः राय सिंह को बलूचियों के दमन के लिए भेजा। राय सिंह जब वहां पर पहुंचे उन्होंने न केवल उनका दमन ही किया बल्कि उन्हें अकबर की सेवा में प्रस्तुत किया। उन्होंने वहां पर आत्मसमर्पण कर दिया और अकबर ने प्रसन्न होकर उनका कुछ राज्य उन्हें वापस दे दिया। तत्पश्चात और बलूचियों का जो दमन किया था तो उसके पारितोषिक स्वरूप या उसके पुरस्कार स्वरूप 1585 ईस्वी में अकबर ने राय सिंह को भटनेर का परगना भी प्रदान कर दिया। ये राय सिंह के लिए एक बड़ा सम्मान। इसके बाद हम देखते हैं कि अहमदनगर के शासकों और उनके अमीरों में आपस में संघर्ष चल रहा था काफी समय से। उन्होंने अपने सुल्तान निजाम शाह को का वध कर दिया और तत्पश्चात अमीरों तथा उनके पुत्रों में
उत्तराधिकार के लिए संघर्ष या गद्दी पर बैठने के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया। तो ये कहा जाता है कि इस समय में जो राय सिंह थे उन्होंने अहमदनगर के शासक बुरहानुद्दीन, अहमदनगर का जो शासक बुरहानुद्दीन था वो अकबर के पास आए और उन्होंने अकबर से शरण देने की बात कही। अकबर ने उन्हें शरण प्रदान करी और कुछ समय पश्चात अकबर ने बुरहानुद्दीन को अहमदनगर पर आक्रमण करने के लिए भेजा। बुरहानुद्दीन उस आक्रमण में प्रारंभ में सफल नहीं हुए, लेकिन बाद में उन्होंने अहमदनगर पर विजय प्राप्त कर ली। तब अकबर ने बुरहानुद्दीन को अहमदनगर का शासक बना दिया। लेकिन शासक बनने के पश्चात बुरहानुद्दीन ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। तब अकबर ने अपने पुत्र 1593 ईस्वी में मुराद के साथ राय सिंह को बुरहानुद्दीन पर आक्रमण करने के लिए भेजा। और ये कहा जाता है कि इसमें जब इन दोनों के साथ आक्रमण हुआ और 1595 में बुरहानुद्दीन की मृत्यु हुई। मुराद और राय सिंह क्योंकि अभी अहमदनगर की तरफ ही थे, तो और बुरहानुद्दीन की एक बहन चांद बीबी जो थी वो अहमदनगर के राज्य पर बुरहानुद्दीन के पौत्र बहादुर को गद्दी पर बैठाना चाहती थी। अकबर को जब इस प्रस्ताव का पता चला तो प्रारंभ में तो अमीरों में इस बात में मतभेद था, वो बहादुर को गद्दी पर बैठाना नहीं चाहते थे। लेकिन अकबर जो था, अकबर ने इस बात के लिए स्वीकृति दे दी कि बुरहानुद्दीन की बहन चांद बीबी द्वारा उसे बहादुर को अहमदनगर का शासक बना दिया जाए। और ये कहा जाता है कि प्रारंभ में जब मुगल सेनाओं का चांद बीबी ने काफी सामना किया, लेकिन 1596 ईस्वी में उन्होंने मुगलों के साथ एक संधि कर ली, जिसका परिणाम ये हुआ कि अब वहां पर का जो राज्य था, फिर इसी बीच ये कि मुराद जो था वो काफी आराम तलब और विलासी प्रवृत्ति का था, तो अहमदनगर राज्य पर या हम कहें कि दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य को सुरक्षित करने की दृष्टि से अकबर ने अपने दूसरे पुत्र दानियल को वहां पर भेजा। तब और इसी बीच 1599 ईस्वी में स्वयं अकबर भी बुरहानपुर पहुंच गए। तब चांद बीबी और अकबर के बीच एक सुलह संधि हुई और इन लोगों के पारस्परिक जो अंतर मतभेद थे वो कुछ कम हुए। लेकिन इसी बीच एक अन्य घटना घटी कि अहमदनगर के वो अमीर जो कि चांद बीबी के से संतुष्ट नहीं थे, या चांद बीबी द्वारा जो बहादुर को गद्दी पर बैठाया गया था उससे संतुष्ट नहीं थे, उन्होंने 3 जुलाई 1600 में चांद बीबी की हत्या कर दी, जिसका परिणाम ये हुआ कि मुगलों के साथ उनका संघर्ष जारी रहा, परंतु राजकुमार दानियल को अहमदनगर जीतने में सफलता प्राप्त हो गई और इस अहमदनगर की विजय में राय सिंह की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इससे पूर्व जब राय सिंह द्वारा कई क्षेत्रों को विजित कर लिया गया था, तो अकबर ने 1593 में राय सिंह को जूनागढ़ जो कि
काठियावाड़ क्षेत्र में पड़ता था, जूनागढ़ की जागीर भी सम्मान के रूप में दी। लेकिन कुछ समय पश्चात ये कहा जाता है कि 1600 के पश्चात अकबर और रायसिंह के संबंध जो थे उनमें कुछ मतभेद उत्पन्न हो गए, लेकिन रायसिंह द्वारा निष्ठापूर्वक वो मुगल सेना में अपनी सहायता प्रदान करते रहे। और आगे हम देखेंगे अपने अगला जो हम इसका 1.3 नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे, उसमें कि अकबर के पश्चात 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई और तत्पश्चात रायसिंह और जहांगीर के संबंध किस प्रकार के रहे। रायसिंह और सलीम के संबंध काफी हद तक मधुर रहे और उन्होंने उन्हें ऊंचा मनसब भी प्रदान किया, साथ ही जागीर प्रदान करी। इस प्रकार बीकानेर के रायसिंह ने मुगलों की महत्वपूर्ण सेवा की। थैंक यू।